न्यूज नेशन आज आपके बीच लेकर आया है जिंदा मुर्दों का संसार। जी हां, न्यूज नेशन की टीम आपको दिखा रही है किस तरह से हमारे सिस्टम की मौत और उसकी कमियों के चलते जीते जागते इंसान मुर्दे बने फिर रहे हैं। कागजों में अपने जिंदा होने के लिए वो मदद की गुहार मांग रहे हैं। 40-40 साल का इंतजार उन्हें करना पड़ रहा है। लेकिन इस सब के बीच में कानून क्या कहता है, इस पहलू को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ वकील के मेनन इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेनन साहब, ये मामला आज का नहीं है, ये मामला कई वर्षों से लगातार चला आ रहा है और लगातार ऐसे मामले बढ़ते ही चले जा रहे हैं। सिस्टम में कमी है, सब जानते हैं, लेकिन क्या वाकई में इसकी कानूनी कोई मदद नहीं हो सकती, कोई कानूनी सुमोटो नहीं हो सकता कि इनको जल्द से जल्द इंसाफ मिले, किसी के भ्रष्टाचार की सजा ये 20 साल तक मरे हुए रहकर दें? क्या ये जरूरी है? हाँ, देखिए, एक फिल्म आई थी अंधा कानून, तो कानून तो अंधा, उस पर फिल्में भी बन गई हैं जी। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा, मैं विस्तार में बहुत नहीं जाऊँगा। एक मैं ये संतोष कुमार जी तो मेरा ख्याल वाराणसी के हैं, जहाँ भारतवर्ष के प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूएंसी है। अगर उस कंस्टिट्यूएंसी के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी इस कदर बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं, जिस तरह से इसने अपना खुलासा किया कि इनके पिताजी का देहांत 1988 में हुआ, 1995 में इनकी माताजी का देहांत हुआ, उसके बाद प्रॉपर्टी का म्यूटेशन इनके नाम पे हुआ है। उस समय आधार कार्ड तो नहीं था, लेकिन जिस समय म्यूटेशन होता है उस समय अंगूठा भी लगवाया जाता है और दस्तखत भी कराए जाते हैं। चलो, दस्तखत नहीं मिलते हैं क्योंकि सिग्नेचर और नेचर बदलती रहती है, लेकिन जो अंगूठा होता है वो कोजेंट एविडेंस होती है इन दी आइज ऑफ लॉ। तो उस अंगूठा से प्रशासन के जितने भी अधिकारी थे, डीएम का ऑफिस होगा या एसडीएम का ऑफिस होगा, वहाँ जाकर ये अपना राशन कार्ड, जैसे इसने बताया कि नाना पाटेकर इनको लेकर गया, उनके घर खाना बनाया, या वो इनकी गवाही देने को तैयार है कि इसी गांव से लेके गए हैं, इस गांव का नंबरदार, इस गांव का सरपंच, वो सारे गवाही दे सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो प्रशासन में अधिकारी हैं वो इसकी फाइल को दबाए बैठे हैं विद दी हेल्प ऑफ कनाइवेंस, यू कैन से, ऑफ भू माफिया, या इसके जितने भी चाचा ताऊ जिन्होंने भी लड़कों ने एफिडेविट दिया है उनके खिलाफ तो पर्जरी और उनके खिलाफ एक चीटिंग, फोर्जरी का केस बन सकता है, और वो भी फोर्जरी 467 आईपीसी की भी धारा एक दफा उसमें लग सकती है। दिक्कत यही है मेनन साहब के कानून में तमाम धाराएं मौजूद हैं, तमाम प्रावधान मौजूद हैं, लेकिन जिनको अमली जामा पहनाना है उन कानून का पालन करने का वही करप्ट है। वहीं पे ला रहा हूं मैं, बिल्कुल वहीं पे ला रहा हूं मैं आपको। और मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा इस शख्स से कि अगर कहीं भी इसको न्याय नहीं मिलता ना, अगर ये प्रशासन से, जैसे ये बता रहे थे मुख्यमंत्री से मिले हैं, मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा उन पर। ये राजनीतिज्ञों पे या पॉलिटिशियंस पे मेरी ये अच्छा मनन साहब नेचर नहीं है कि किसी प्रकार की टिप्पणी करूं, लेकिन इनको यहाँ नहीं मिलता न्याय, लेट हिम कम टू दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। आपको याद होगा एनडी तिवारी जी का केस, बिल्कुल बिल्कुल, लड़के ने साबित करके दिखाया कि मैं बेटा हूं उनका। बिल्कुल, कानून में देरी हो सकती है, बिल्कुल देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं। मनन साहब, एक सवाल यहाँ पर उठता है कि जिन लोगों को मृत घोषित कर दिया जाता है संपत्ति हड़पने के लिए, उन लोगों के बारे में अगर वो किसी तरह का अपराध करते हैं, अगर उनके बच्चे होते हैं, उनकी शादियां होती हैं, तमाम तरह की चीजें होती हैं, तो ये कहीं रिकॉर्ड पे तो हो ही नहीं सकता। अगर वो अपराध करें, कल किसी की हत्या कर दे तो उनके खिलाफ तो मुकदमा चल ही नहीं सकता, मरा हुआ व्यक्ति तो किसी को मार ही नहीं सकता। पर आ रहा हूँ, जैसे इसने हत्या कर दी है तो इसको किसी ने कोई अधिकार नहीं दे रखा किसी की हत्या कर दी। अगर एक जगह प्रशासन में गलतियां हो रही हैं, अगर किसी की हत्या कर दी तो आपके सोचे ये अरेस्ट नहीं होगा? बिल्कुल अरेस्ट हो जाएगा, तो रिकॉर्ड पर तो ये मरा हुआ आदमी है। आपको याद होगा, और मैं आपको बता दूं, पंजाब में कितने लोग होते थे, और इवन क्रिमिनल केसेस में कई ऐसा नाम बदलते हैं, महेंद्र सिंह उर्फ मिंदी उर्फ सच 15 नाम रखे होते हैं। अगर ये कोई क्राइम करता है एट दी स्पॉट पकड़ा जाएगा। नहीं, बिल्कुल, आप कानून की बात कर रहे हैं साहब, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, आप कानून की बात कर रहे हैं, लेकिन कानूनी पहलू तो ये भी है ना, जिस प्रशासन ने अमुक व्यक्तियों को मरा हुआ साबित कर दिया है, वही प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई कैसे कर सकता है? क्योंकि हमारे सामने लाल बिहारी जी जीते जागते सबूत हैं, उन्होंने जज साहब के सामने तमाम अपशब्दों को कहे, जज साहब उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाए क्योंकि ये तो मरे हुए थे। तो किसी मुर्दा व्यक्ति को आप क्या कर सकता है? तो ऐसे तो फिर आप समाज में एक ऐसा तबका पैदा कर रहे हैं, ना खटखटाया हो जी,
सही दरवाजा खटखटाया जाएगा जिस दिन, और सही मायनों में जिस दिन एविडेंस रिकॉर्ड पे ले आइए, ये कागजों में जिंदा हो जाएंगे। जिंदा तो वैसे ही है, कागजों में भी जिंदा हो जाएंगे। नहीं तो मैं जैसे आपको इनको बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में इन चीजों का लेकिन दिक्कत यही ना कि एक कमजोर शख्स जो खुद इतना ज्यादा ज्ञान नहीं रखता है, जिसके पास साधनों का अभाव है, वो आखिर कहां जाके दरवाजा खटखटाएगा। इसीलिए लाल बिहारी जी को 40 साल का वक्त लग गया। लीगल एड आजकल तो लीगल एड है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि तमाम एड्स हैं। लेकिन देखिए मनन साहब, हम भी जानते हैं कि वास्तविकता क्या है। विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रम सिंह जी, उत्तर प्रदेश के ऐसे कई मामले, और हमारे साथ अभी कम से कम 6 लोग तो आजमगढ़ में बैठे हैं जो कि मरे हुए घोषित हैं लेकिन जिंदा हैं। अब ऐसे तमाम आत्माओं, भूत प्रेत आत्माओं को हम दिखा रहे हैं, और जाहिर सी बात है हम इससे अंधविश्वास नहीं फैला रहे, क्योंकि जीते जागते लोग हैं। विक्रम सिंह जी, अब सवाल ये उठता है कि प्रशासन में इस तरह की बातें आम रही हैं। पहले की बात तो समझ में आती है, लेकिन आज इस तरह से गोरखधंधा ये जो फल फूल रहा है, इस पर नकेल लगाने की क्या कोई कोशिश हो सकती है, या ये चलता है, चलता ही रहेगा? मोदी जी हालांकि इससे अलग मानते हैं। न ये चलता था न ये चलेगा, और इस व्यवहार की 3 टांगे हैं। पहला, लाभ जी। संतोष सिंह की ज़मीन की कीमत आज लगभग 4-5 करोड़ रुपए है। एक निष्ठुर समाज, इनके परिवार, एक भ्रष्ट और निकम्मा प्रशासन जिसने इनके अभिलेख और म्यूटेशन के सारे कागजात इनके बदल दिए गए। माफिया, भूमाफिया, जिसने नीचे के स्तर को, लेखपाल कानून को, इनकी खसरा खतौनी और रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स पे इनके नाम को खलतवल और जो दाखिल खारिज होता था वो सब पूरा कर दिया बिना किसी औचित्य के। आपका अगर मेरा होना हो दाखिल खारिज, आप नाक को चने चबा देंगे, नहीं होगा दाखिल खारिज। इनका बड़े स्मूथली हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि भूमाफिया ने प्रयास करके इनकी करोड़ों की संपत्ति दूसरों के हाथ में कराने का था, क्योंकि उसका एकमात्र था लाभ। मेरे पास भी ऐसे केस आते थे, तो मैं यही कहता था कि दरोगा जी, या तो ये मृत हैं या आप मृत हैं, एक को मृत होना ही पड़ेगा 72 घंटे में। अगर ये मृत है तो बता दीजिए, प्रमाणित कर दीजिए ये मृत हैं, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट किसी का भी बन सकता है। बिल्कुल। और विनीता हमारे साथ, हमारी सहयोगी भी लगातार जुड़ी हुई हैं, जो ये पूरी रिपोर्ट हम तक पहुंचा रही हैं। जब उन्होंने इन केसेस को इलाके के डीएम, एसडीएम, तमाम लोगों के सामने रखा, तो उनका क्या जवाब था वो भी विनीता से हम जानेंगे। लेकिन जिंदा मुर्दों का ये संसार हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। आज के हिंदुस्तान की यह कड़वी सच्चाई है। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ये समझना इतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि हर जगह भूमाफिया इन्वॉल्व रहता है। सरकारी पैसा हड़पने के लिए भी कुछ लोग इस तरह की साजिश करते हैं, किसी की पेंशन खाने के लिए। आइए आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे ही और मामले। बनारस की विजय लक्ष्मी उन चंद खुशनसीबों में है जिन्हें सरकारी बाबुओं ने जिंदा मान लिया है। आज वो खुश हैं, लेकिन उनकी लड़ाई भी कम मुश्किल नहीं रही। 2004 से 2009 तक विजय लक्ष्मी सरकारी कागजों में मुर्दा रही। जमीन के एक टुकड़े के लिए इन्हें कुछ लोगों ने जिंदा मार दिया। विजय लक्ष्मी बताती हैं कि यह जमीन उनके पति ने इनके नाम से खरीदी थी, लेकिन उन्होंने इसे खाली छोड़ दिया और फिर अचानक उन्हें पता चला कि जमीन बेच दी गई है और वो कागजों में मुर्दा बना दी गई है। बनारस को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है, यानी कि भगवान शिव का निवास स्थान होता है शमशान, और इसीलिए यहाँ पर ज़्यादातर लोग मुक्ति के लिए भी आते हैं। लेकिन स्थिति तब ज़्यादा अजीब हो जाती है जब जीवित व्यक्ति मृतक दिखाई देने लगता है। और हमारे साथ विजय लक्ष्मी जी इस वक्त यहाँ पर हैं, जिनको 5 साल तक मृतक घोषित कर दिया गया बनारस में कागज़ों पर, और 5 साल तक आप पूरी तरह से कागज़ों में मृतक थी। ऐसी स्थिति हुई? हाँ। फिर कब जीवित हुए वो? हम 2009 में, पहले तो हमको पता ही नहीं चला। जब मेरी थी तो उसमें क्या पता चलना था, बाद में हम लोगों को पता चला। जब बच्चे मेरे वहाँ प्रैक्टिस करते थे, सामने कागज़ आया तो कहे अरे माँ कब मर गई, कब बेच दी अपनी ज़मीन। तब ये लोग फिर अपना कार्रवाई शुरू किए। विजय लक्ष्मी और उनके बेटे का दावा है कि इसके पीछे बनारस में सक्रिय भूमाफिया का नेक्सस है। गनीमत रही कि पेशे से वकील विजय लक्ष्मी के बेटे को इसकी खबर लग गई और फिर 5 साल तक जंग लड़ने के बाद वो कागजों में भी जिंदा हो गई। हमने सारे उसके बैंक के और उस सारे पूरे पेपर्स लगाए, जीवित होने का प्रमाण दिया। तब फिर जाके डीएम साहब की बड़ी वो रही कि बेचारे हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किए, तो हम लोग इतना जल्दी अपना जीत गए।
नहीं तो बहुत दिन लग जाते हैं। नहीं तो आज भी आप जीवित? नहीं, सवाल ही नहीं। लेकिन गाजीपुर की तीजिया इतनी खुशनसीब नहीं। सरकारी कागजों पर वो 3 साल पहले मर चुकी हैं और आज भी उन्हें खुद के जिंदा होने का इंतजार है। दोनों आंखों से दिव्यांग तीजिया के लिए सरकार ने पेंशन मुकर्रर की। 3 सालों तक तो उन्हें पेंशन मिलती रही, लेकिन फिर किसी की नज़र उस पेंशन पर पड़ी और उसने जीती तीजिया को मार दिया। पता कर चेक कराने जाता मैं पैसे न बात, तो फिर यहाँ सदर में कहा कि तीजिया मरी गई। तब पैसे मिले था। कब से ना मिला था? अरे दे 3 साल ले नियर आ गए के। तुम मर गई हो? बैंक पर गई तो पता चलल कि तुम मर गई। तीजिया अब अपने हक के लिए दर की ठोकर खा रही है। पेंशन ही उसकी जिंदगी का आखिरी सहारा था और अब तो उनके सामने भुखमरी की नौबत तक आ चुकी है। बताया जा रहा है कि सरकारी बाबू तीजिया से दोबारा पेंशन के आवेदन की अपील तो कर रहे हैं, लेकिन तीजिया को कागजों पर दोबारा जिंदा करने को तैयार नहीं दिखते। वाराणसी से विनीता यादव के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो जिंदा है मुर्दे, मुर्दे इंसाफ मांग रहे हैं न्यूज नेशन पर। भ्रष्ट प्रशासन और किस तरह से भूमाफिया का ये पूरा नेक्सस जीते जागते इंसान को मुर्दा बता रहा है। लगातार हमारा एक बड़ा खुलासा जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।
बड़ी खबर जो लगातार न्यूज़ नेशन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है, जमीन हथियाने को लेकर, चाहे वो माफिया हो या फिर परिवार और रिश्तेदार, लोगों को मृत घोषित कर देते हैं और बड़ी आसानी से प्रशासन के मिली भगत के तौर पर लोगों को उनकी जिंदगियों से बेदखल कर दिया जाता है। आप जरा सोचिए, ऐसा क्या हो जब आपको आपके नाम से बेदखल कर दिया जाए, आपका परिवार आपके साथ हो लेकिन आप जीते जी मर जाएं, आपका नाम गायब हो जाए, आपका वंश गायब हो जाए, आपकी पहचान गायब हो जाए। ये सब तभी होता है जब आपके पीछे कोई पड़े और आपकी जमीन जायदाद हथिया ले, और तब जिस प्रशासन, जिस सरकार पर आप भरोसा करते हैं वो आपकी मदद के लिए कभी आगे ना आए। ऐसी बदनीयती शायद कभी किसी पर न हो, लेकिन ऐसे कई लोग हैं, हम उन्हें बदनसीब ही कह सकते हैं। ऐसे कई बदनसीब हैं जो आज न्यूज़ नेशन पर मौजूद हैं, अपने दुख दर्द को आपके सामने बताने को मजबूर हैं क्योंकि प्रशासन उनकी बात सुनता नहीं है। बड़ी बात तो यह है कि आज हमारे कई राजनीतिक दल मानते हैं कि बहुत बड़ी समस्या है, इसे चुनावी मुद्दा भी बनाते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया, लेकिन आज तक इंसाफ नहीं हुआ। आइए आपको लेकर चलते हैं BL आर्या के पास, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू रह चुके हैं। आर्या साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ये गोरख धंधा जिस तरह से फल फूल रहा है, आपको भी इसकी भनक कभी ना कभी जरूर लगी होगी, लेकिन साहब ये बताइए कि लोगों की पहचान हमेशा के लिए खत्म कर देना और इसमें जो बहुत निम्न स्तर के कर्मचारी हैं वही इस पर रहते हैं, जो आखिरी पायदान पे होते हैं, उसके बावजूद कभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती, ऐसा क्यों? देखिए, मैंने तो ये अपना अनुभव प्रशासन में देखा। मैं एक बार जोधपुर के संभागीय आयुक्त के पद पर कायम था जी, तो मुझे वहाँ पर एक व्यक्ति रोता हुआ मेरे पास आया और उसने कहा कि सर मेरे को पेंशन नहीं मिल रही है। मैंने उनसे पूछा भी पेंशन क्यों नहीं मिल रही, पेंशन तो आपका हक है और आपको स्वीकृति मिली है जी। उसने बोला कि साहब मेरे को जिंदा होने का प्रमाण देना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कहा तुम जिंदा हो फिर इसमें क्या परेशानी है जी? कि साहब वो अधिकारी लोग नहीं मान रहे। इनफैक्ट मैंने तुरंत ही उन अधिकारियों को मीटिंग बुलवाई और उनसे पूछा कि भाई जब ये व्यक्ति अपना राशन कार्ड आपके सामने दे रहा है, अपना चुनाव का कार्ड आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है, पंचायत का प्रमाण पत्र आपको दे रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है, आप इसको क्यों नहीं मानते जी? वो बोला सर इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। मतलब कॉम्प्लिकेशन तो क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन तो मान लीजिए आप जिंदा कल आप मर जाए तो कॉम्प्लिकेशन तो ये भी हो सकता है जी। तो मैंने वहाँ पर रहते हुए डायरेक्शन जारी किए कि इस तरह की किसी तरह की कोई परेशानी यदि किसी के सामने खड़े करता है और आम आदमी को उसका जो हक है वो नहीं मिल पाता है तो इससे बड़ा तो कोई देश का दुर्भाग्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी गरीब है, गरीबी के कुछ चक्कर में तो फंसा पड़ा है, ना उसको पेंशन मिल पाती है, ना उसको सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जो मिलने वाला लाभ वो मिल पाता है। तो आज यहीं पर है, मैंने फिर इसके बारे में निश्चित जी आर्य साहब हम आपके पास आएंगे, लेकिन इस बीच हम जरा उन लोगों की आप बीती भी दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं जो खुद को जिंदा करने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। हमारे साथ सागर से प्रेमचंद जी जुड़ गए हैं। प्रेमचंद जी ये बताइए, जिंदा हो सके आप अब तक या नहीं, अभी भी मरे हुए हैं? अभी भी मरे हुए हैं सर। मतलब आज मैं आपकी आत्मा से बात कर रही हूँ प्रेमचंद जी। जी मेरी कोशिश यही है कि आपकी सशरीर आत्मा को देखकर शायद हमारे अधिकारियों की, नेताओं की, सिस्टम की आत्मा जो है वो झकझोरे और उनको एहसास हो कि वो क्या कुछ कर रहे हैं, कितना बड़ा तमाचा हमारे सिस्टम पर रख रहे हैं। प्रेमचंद जी जरा हमें समझाइए कि आप मरे कैसे? प्रेमचंद जी आप तक हमारी आवाज आ रही है? प्रेमचंद जी कह रहे हो? ऐसा लग रहा है कि प्रेमचंद जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इस तरह के कई और मामले हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जरा चलते हैं आजमगढ़। आजमगढ़ में हमारे संवाददाता रवि इस वक्त मौजूद है और उनके साथ 5 ऐसे लोग हैं जो जीवित होते हुए भी मृत हैं। प्यारी देवी जी हैं, धीरजा देवी जी हैं, ओजागिर जी हैं, पलटन यादव हैं और राम अवतार हैं। ये 5 लोग हैं जो कागज़ पर मरे हैं, लेकिन अभी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सब जिंदा हैं। रवि ज़रा प्यारी देवी जी से पूछिए कि अब वो मरते हुए भी कैसे जी रही हैं और कैसे उनकी संपत्ति हड़पने के लिए ये पूरा गोरख धंधा किया गया। प्यारी जी आप मर करके अभी तक कैसे जी रहे हैं, मतलब किस लिए आपकी संपत्ति हड़पने के लिए किस तरह से ये पूरा काम किया गया?
क्या करी हो अच्छी। कौन लोग थे जो लोग संपत्ति हड़पे और आपको कागजों में मरा हुआ घोषित कर दिए? अरे मोर बचिया जब उनके हत्तत का भेड़ी दे दे जो आप उनके हत्तत फूल चुनी को भेड़ी दे दे वहाँ तो। चलिए माता जी शायद खुद को जिंदा साबित करते करते उम्र के उस पड़ाव में पहुंच चुकी हैं जहां पर उनकी आवाज बमुश्किल जी बिल्कुल, लेकिन माता जी बिल्कुल माता जी ने अब तक जो बात बोलिए जो बात माता जी ने अभी प्यारी देवी जी ने बताया, उनके हिसाब से उनके बेटे और बहू ने उनकी संपत्ति हड़पने के लिए इस तरह का काम किया और अब ये अपने बेटी और दामाद के पास रह रही हैं। जी अजय बिल्कुल रवि, हम आते हैं आपके पास, लेकिन पिनाज विनीता भी हमारे साथ हैं जो ये पूरा खुलासा हमारे लिए लेकर। इससे ज्यादा आप इसको और क्या कहेंगे? मैं इससे पहले कि हम लोग पहुंचे विनीता के पास, एक छोटा सवाल मैं सतीश कौशिक जी आपसे जानना चाहता हूं। इस तरह की कई फिल्में बन भी चुकी हैं, कई बन भी रही होंगी, कॉमेडी फिल्म्स भी कई बनती रही जिसमें अचानक संपत्ति हासिल करने के लिए आदमी कुछ भी कर बैठता है। फिल्मों का चित्रण अलग, लेकिन जब इस तरह के लोगों की जिंदगियों को आप बड़ी बारीकी से देखते हैं तो एक डायरेक्टर, एक कलाकार क्या पाता है? क्या ये सिर्फ सामाजिक कुरीति है या दरअसल चरमराता हुआ हमारा देश है जिसे हम 21वीं सदी का भारत कहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि इस टॉपिक पे तो मेरे को नहीं लगता कि आज तक कोई फिल्म बनी है कि जो ये जो समाज में हो रहा है और जो इन मृतकों के साथ हो रहा है जो कि जिंदा हैं, मेरे को नहीं लगता कि मैंने कोई फिल्म देखी है। मैंने तो जब ये कहानी पढ़ी थी लाल बिहारी की तो मुझे बहुत ही अनोखी लगी थी और मुझे ऐसा लगता है कि और इनके साथ तो कमाल ही हुआ। मतलब कि मैं जब से लाल बिहारी जी के टच में आया हूँ, मैंने तो इनको एक अवार्ड मिला था जिसका नाम था एक नोबल अवार्ड। एक नोबल अवार्ड होते हैं, एक इग्नोरेंट नोबल अवार्ड होते हैं जो बोस्टन में दिए जाते हैं, और इनको एक नोबल अवार्ड मिला था क्योंकि इन्होंने ऐसी उपलब्धि की थी कि इन्होंने अपने आप को जीवित कराया और मृतक संघ बनाया। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो अब इसको एक नोबल अवार्ड जब इनको मिला तो मैंने इनका पासपोर्ट तक बना दिया लाल बिहारी मृतक के नाम से। इनका पासपोर्ट नहीं था तब, पासपोर्ट बनवाया, लेकिन उसका वीज़ा नहीं लग पाया क्योंकि ही सपोज टू बी डेड। तो आप समझ नहीं पाते कि ये जिंदगी की इस बात को कैसे एक्सेप्ट किया जाए कि एक आदमी जिंदा है और उसको वो मृतक है और वो अपने आप की जो कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि मोर देन हम फिल्म में जब ये दिखाते हैं ऐसी कहानियां कि हम किसी की ये इस तरह की दर्दनाक जो दुर्दशा है जो कहानी है, वो डेफिनेटली उसके अंदर हम समाज का पर्दा हटाते हैं, हम सिस्टम को जागरूक करते हैं कि सिस्टम ऐसा क्यों है। बिल्कुल, दिक्कत यह है कि 1999 से लगातार इस बात को जी सतीश जी, इस बात को लगातार ये बात अखबारों में छपती रही। टाइम मैगजीन ने तक इस खबर को पुरजोर तरीके से दिखाया था, उसके बाद हाईकोर्ट ने संज्ञान भी लिया, लेकिन हमारा सिस्टम कुछ ऐसा भ्रष्ट है, हमारे अधिकारी कुछ ऐसे सुस्त हैं, उनकी आत्मा मर चुकी है कि उन्हें जीता जागता इंसान नहीं दिखता है। हमारी ये बड़ी कवरेज लगातार जारी, आप बने रहिएगा न्यूज़ नेशन के साथ।